गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओसी का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन देना, वर्कर्स को गाइड करना, वर्कर्स को अपने वर्क के बारे में समझाना, अपने वर्क के बारे में अवेयर करना। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। एक दिशा दिखाना, एक डायरेक्शन दिखाना, उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। ओके। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स सुपरविजन। अब ये डायरेक्टिंग में कौन सी चीजें आती है हम देख लेते हैं। ओके। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स सुपरविजन, सुपरवाइज करना डायरेक्टिंग में आता है, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करना, उनको ऑर्डर देना कि कैसे वर्क करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना, एक लीडरशिप प्रोवाइड करना, एक अच्छा लीडर जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वैसे इंस्ट्रक्शन देना। ये सब किस में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इन अ बिजनेस डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पूरी तरीके से डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। अगर डायरेक्शन एफिशिएंट होगा, डायरेक्शन अगर अच्छा होगा, करेक्ट डायरेक्शन होगा, तो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी बेस्ट रिजल्ट दे सकेगा। और अगर डायरेक्शन इनएफिशिएंट होगा तो जो अच्छा एम्प्लॉय है ना, जो गुड एम्प्लॉय है ना, वो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दस एफिशिएंट डायरेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मीनिंग। डायरेक्शन क्या होता है ये हमें पता है, हम वापस एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन मीन्स गाइड करना, वर्कर्स को गाइड करना, उनको उनके वर्क के रिलेटेड अवेयर करना, उनको सुपरवाइज करना एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर द वर्क, और उनके वर्क के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ाना। ये सब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म, मतलब इंटरेस्ट फॉर द वर्क। क्लियर हुआ डायरेक्शन क्या होता है? गाइडेंस देना वर्कर्स को कि उन लोग अपना ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर सके। डायरेक्शन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो ऑर्डर देता है, सुपरवाइज देता है सबऑर्डिनेट को कि उन लोग ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सके। सेम ही है, सब में थोड़ा थोड़ा वर्ड्स चेंज किया है। डायरेक्शन का मतलब सेम ही है, गाइड करना, अवेयर करना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। डायरेक्टिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। देखो, डायरेक्टिंग में क्या होता है? वर्कर्स को गाइड किया जाता है, वर्कर्स को डायरेक्शन दिया जाता है, वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है। ओके, विच लीड टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का गोल अचीव हो सकता है। दस डायरेक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन है और ये हर लेवल पे चलता है डायरेक्शन। टॉप लेवल मैनेजर डायरेक्ट करते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को पॉलिसी के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ? देखो क्या यहाँ पे डायरेक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन है और डायरेक्शन मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे है। मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं पॉलिसीज के रिगार्डिंग। फिर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो फॉरमैन को और जॉबर्स को गाइडेंस देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर जॉबर और फॉरमैन डायरेक्ट द वर्कर्स वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। फिर जॉबर्स और फॉरमैन वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं। Thus, डायरेक्शन मूव फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस।
जब तक बिजनेस की एक्टिविटीज कंटिन्यू है तब तक डायरेक्शन का फंक्शन भी कंटिन्यू है. डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग फंक्शंस, प्रोसीडर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी. डायरेक्शन दिया जाता है एम्प्लॉय को उनके फंक्शन के बारे में, प्रोसीडर के बारे में और पॉलिसीज के बारे में. दस डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फोर्थ है ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. मेन पर्पस है डायरेक्शन का कि एम्प्लॉयज जो भी डायरेक्शन दिया है उनको वो अकॉर्डिंग वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे. द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी दैट एम्प्लॉय आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन गिवन टू देम और नॉट. जैसा एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दिया है वो अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, ये देखना फंक्शन है डायरेक्शन का. डायरेक्शन इज नॉट मैरिली द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑर्डर, but it is also the process of observing whether work is done as per order or instruction or not. डायरेक्शन का मतलब सिर्फ गाइडेंस देना नहीं होता है, पर ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है. वो ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ओके, नेक्स्ट है वाइडर स्कोप. डायरेक्शन का जो स्कोप है वो ज्यादा है, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा है. इट इज नॉट मैरिली गाइडिंग एंड एडवाइजिंग टू द एम्प्लॉय. सिर्फ गाइड करना और एडवाइस करना ही नहीं होता है, पर देखना जरूरी होता है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है. उनको डिसीजन समझाना होता है, बट द मैनेजर हैज टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन एंड टू पुट द एफर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. डिसीजन को समझाना भी डायरेक्शन का काम है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना भी डायरेक्शन का काम है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा ऑर्डर और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे एम्प्लॉय को. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉय इन डायरेक्शन. अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू गिव राइट डायरेक्शन टू द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम. देखो, जितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उतना ही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे, उतना अच्छा ऑर्डर दे सकेंगे, उतना अच्छा ही वर्कर को एक्सप्लेन कर सकेंगे उनके वर्क के बारे में. पर अगर कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव नहीं है तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा करेक्ट डायरेक्शन देना, करेक्ट एम्प्लॉय को देना और करेक्ट टाइम पे देना. सेवेंथ है मोटिवेशन. इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम दैम. ये जरूरी है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना जरूरी है. अगर एम्प्लॉय से बेस्ट रिजल्ट निकालना है तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना जरूरी है. देखो, डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में एम्प्लॉय को गाइडेंस मिलती है तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं. उनकी प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मिलता है तो एम्प्लॉयज का डाउट क्लियर हो जाता है. इससे क्या होता है, उनमें फेथ आता है. दे मोटिवेट टू डू बेटर वर्क और इससे उन लोग मोटिवेट हो जाते हैं. अगर हमें कोई चीज में प्रॉब्लम है, हमें कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि इसको इस तरीके से नहीं उस तरीके से करना है, तो हम लोग मोटिवेट हो गए वो वर्क को करने के लिए. वैसे ही डायरेक्शन क्या लाता है एम्प्लॉयज के बीच में, मोटिवेट लाता है, मोटिवेशन लेके आता है. एथ है फ्लो ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस. डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड प्रोसेस है. इट ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट. डायरेक्शन कहाँ से आता है, हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल में आता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल डायरेक्ट करता है वर्कर्स को, बॉटम लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स को. तो ये हुआ डाउनवर्ड प्रोसेस. नाइन्थ है मैनेजरल फंक्शन. डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्शन मैनेजमेंट का ही पार्ट है. जैसे बाकी के फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, इसके तरह डायरेक्शन भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. नेक्स्ट है
इम्पोर्टेंस। डायरेक्शन का बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस होता है वो अभी हम समझने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, जितना एफिशिएंट डायरेक्शन होगा उतना ही एम्प्लॉय जल्दी से ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे, और जितना ही इनएफिशिएंट डायरेक्शन होगा तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्शन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखो, डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन मतलब गाइडेंस देना, वर्कर्स को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना। तो हम किसी को अगर डायरेक्शन देंगे, हम किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम को ये तरीके से करना चाहिए, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। जैसा कि हमने पढ़ा है, डायरेक्शन मतलब सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना नहीं होता है, पर ऑब्जर्व करना भी होता है कि जैसा डायरेक्शन दिया है वो अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना होता है। क्लियर हुआ? तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई है और कितना और इंक्रीज करना बाकी है। थर्ड है मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि अगर हम कोई एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेथड के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में समझाते हैं, तो उसको वर्क करने के लिए ज्यादा मजा आएगी। उसकी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व करने से वो मोटिवेट होगा वो काम करने के लिए। तो डायरेक्शन से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, और अगर एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे तो बिजनेस सक्सेस करेगी। थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉय कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड। डायरेक्शन से एम्प्लॉय को मेथड के बारे में पता चलेगा, रूल्स के बारे में पता चलेगा, पॉलिसीज, बिजनेस की क्या क्या पॉलिसी, ये सब के पॉलिसीज है, ये सब के बारे में पता चलेगा। देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट देम फॉर डूइंग द वर्क। उनकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो लोग मोटिवेट होके वो काम करने के लिए। फोर्थ है इफेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है गाइडेंस देना, वर्कर्स को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है, वो अकॉर्डिंग ही गाइड मिलने वाला है, उनको गाइडेंस मिलने वाला है। तो इससे क्या हो जाएगा? इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। फिफ्थ है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन से हर एम्प्लॉय को पता चलता है कि उनकी ऑथोरिटी क्या है, उनकी पावर क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उनको पता चलता है डायरेक्शन से। देयरफॉर ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बॉस आर फॉलोड प्रॉपरली। तो उनको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उनके बॉस से वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, विच मेक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन लाता है एम्प्लॉयज के बीच में। हर एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस मिल रही है तो इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आएगा, उनके वर्क के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा। एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट को इंटीग्रेट किया जाता है मेन ऑब्जेक्टिव से। लीडर प्रोवाइड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। लीडर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और सब एम्प्लॉयज के काम को, सब एम्प्लॉयज के वर्क को कोऑर्डिनेट करवाता है। तो डायरेक्शन से क्या पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है एंड कॉपरेशन भी पॉसिबल है। सेवेंथ है फंक्शन ऑफ कंट्रोल। देखो, डायरेक्शन मिलने से, प्रॉपर डायरेक्शन मिलने से मिस्टेक्स कम होगी, मिस्टेक्स कम होगी, एरर कम होगा। देयरफॉर इट बिकम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय एज पर डिसाइडेड टारगेट। डायरेक्शन मिलने से एम्प्लॉय से वर्क इजीली मिलेगा,
टारगेट के अकॉर्डिंग। दस इट मेक कंट्रोलिंग फंक्शन इजी, है ना। हम किसी को प्रॉपर गाइड करेंगे तो लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, एरर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, डायरेक्शन एक कैसा प्रोसेस है, फंक्शन ऑफ कंट्रोल। डायरेक्शन कंट्रोल भी करता है। इंक्रीज इन एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट बढ़ाता है। ओके, देखो उनका जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। हर एक काम के ऊपर एक्सप्लेनेशन मिलता है उनको कि इसको किस तरीके से करना है। ये सब चीजें एम्प्लॉय के एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं और इससे क्या होता है, उनका काम के तरफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। 9th है फाइंडिंग आउट डेविएशंस। जैसा कि हमने पढ़ा था, डायरेक्शन मतलब सिर्फ ऑर्डर देना ही नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं होता है, पर ऑब्जर्व करना भी होता है। और ऑब्जर्व करने से डिफरेंसेस पता चलेंगे कि वो क्या गलत कर रहा है। तो हमें अगर पता चल गया कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो मिस्टेक्स को निकाली जाएगी। देखा जाएगा कि अगर कुछ गलत है तो उसको रिमूव कर दो। तो डेविएशंस मिलते भी है और उसको रिमूव भी कर देते हैं। डायरेक्शन का काम सुपरवाइज करना भी होता है कि वर्क करेक्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर अनडिजायरेबल डिविएशंस मिलते हैं तो उसे रिमूव किया जाता है। बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप डिविएशन कैन बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है। फर्स्ट है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। हम एक एक एलिमेंट को अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सुपरविजन से। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना। वर्कर्स ने जो वर्क किया है उसको सुपरवाइज करना, उसे कहते हैं सुपरविजन। सुपरविजन फंक्शन रिलेटेड है इंटरनल वर्किंग से। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल। सुपरविजन फंक्शन ज्यादा कहाँ पे जरूरत होती है, बॉटम लेवल में जरूरत होती है। वो पर्सन जो ऑब्जर्वेशन का काम करता है, वो पर्सन जो सुपरवाइज करता है वर्क को, उसे कहते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी वर्कर ने वर्क किया है, फॉरमैन ने वर्क किया है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। ही इज अ की पर्सन। सुपरवाइजर की पर्सन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच का लिंक होता है सुपरवाइजर। सुपरविजन मीन्स टू गेट द assurance that subordinates have implemented the work given to them as per order and instruction or not. सुपरविजन का मतलब होता है देखना कि जो भी उनको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिया है वर्कर को, वो अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना, उसे कहते हैं सुपरविजन। एंड टू गेट assurance of maximum utilization of human and physical resources for the achievement of business objective. सुपरविजन का यही काम नहीं होता है कि वर्क को देखना कि वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ यही नहीं होता है, ये तो होता ही है, पर सिर्फ ये नहीं होता है। सुपरविजन का काम ये भी होता है चेक करना ह्यूमन रिसोर्सेस का, फिजिकल रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चेक करना भी सुपरविजन में आता है। यहाँ पे मीनिंग दिया है, हम देख लेते हैं। सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के फंक्शन को सुपरवाइज करना, एम्प्लॉय के फंक्शन को देखना कि वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसको बोलते हैं सुपरविजन। यहाँ पे सुपरवाइजर्स के कुछ फंक्शन दिए हैं कि सुपरवाइजर का क्या क्या काम है। एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। सेकेंड, टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। थर्ड, to supervise the employees
कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना, टू सेव टाइम एंड लेबर. फोर्थ, supervisor does the function of integration of employee personal interest with the interest of productivity of business. Fifth, to motivate and encourage the employee to increase their efficiency. सुपरवाइजर का काम मोटिवेट करना भी होता है. सिक्स्थ, टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के अंदर यूनिटी लाना ये भी सुपरवाइजर का काम होता है. 7, टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है वो भी सुपरवाइजर बताता है. और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी बिजनेस में सुपरवाइजर करता है. टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन लाता है. सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग. सुपरवाइजर कंट्रोल तो नहीं रखता है पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. सुपरवाइजर इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉय. सुपरवाइजर फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है एम्प्लॉय के लिए. तो ये सब काम सुपरवाइजर करता है. नेक्स्ट है मोटिवेशन. मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग होती है जो एंकरेज करता है पर्सन को वर्क करने के लिए. मोटिवेशन क्या होता है? एक अंदर वाली फीलिंग होती है जो पर्सन को एंकरेज करता है कि वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर सके. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क एंड द विलिंगनेस टू डू वर्क. कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी और काम करने की इच्छा, ये दोनों में फर्क है. मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा अगर वर्कर में कैपेबल तो होगा, वर्कर की कैपेसिटी तो होगी पर उसकी विलिंगनेस नहीं होगी काम करने के लिए. क्लियर हुआ? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा अगर वर्कर कैपेबल होगा, काम करने के लायक होगा पर उसकी इच्छा ही नहीं होगी करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा. अमंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के सब फैक्टर में से मैन एक लिविंग फैक्टर है प्रोडक्शन का. उसके पास एबिलिटी होती है, प्रोफिशिएंसी होती है. देयरफॉर मोटिवेशन इज मस्ट. तो उनको मोटिवेट करना उतना ही जरूरी होता है. मोटिवेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट. मोटिवेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है. बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेट करने के जो हम आगे समझने वाले हैं. मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन मतलब पीपल को प्रोवोक करना, काम करने के लिए प्रोवोक करना, उसे बोलते हैं मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन. और ज्यादा से ज्यादा वर्क सेटिस्फैक्शन लाना. ओके, शॉर्ट में देखा जाए तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो पीपल को इंस्पायर करता है कि उनको वर्क करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए, ऐसे इंस्पायर करता है. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन. ये टॉपिक में हम समझेंगे मोटिवेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, फर्स्ट है इंटरनल इंस्पिरेशन. मोटिवेशन वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है जो एक इंडिविजुअल से आता है, जो रियलाइज कराता है पर्सन को कि कुछ तो कमी है एंड ही गेट इंस्पिरेशन विच लीड हिम टू डू सर्टन एक्टिविटी. जिससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि उसे कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए. क्लियर हुआ? मोटिवेशन एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी पावर है जो इंडिविजुअल से मिलती है, जो वो पर्सन को रियलाइज कराता है कि कुछ तो कमी है और उसको वो कमी के लिए काम करना चाहिए कि वो कमी हट जाए. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमिनन. देखो,
हर एक पर्सन का मेंटल स्टेटस अलग होता है, इसलिए हर एक पर्सन को इंस्पायर अलग अलग चीजों से होता है. Therefore, the need of internal inspiration for every person is also different. इसलिए हर पर्सन अलग अलग चीजों से इंस्पायर होता है. किसी को फाइनेंशियल मोटिवेशन ज्यादा अफेक्ट करता है, किसी को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन ज्यादा अफेक्ट करता है. हर पर्सन अलग अलग चीजों से मोटिवेट होता है. थर्ड है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. वर्कर्स आर एंकरेज टू प्रोड्यूस मोर थ्रू मोटिवेशन. अगर वर्कर्स मोटिवेट हो गए तो उन लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी टेंड टू इंक्रीज. अगर वर्कर्स मोटिवेट हो गए तो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. हैंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट आल्सो इंक्रीजेस. फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बार मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसे कंटिन्यू रखना होता है. हर एक स्टेज पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता है, हर एक वर्क के लिए मोटिवेट करना होता है. जब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तो उन लोग कोई भी वर्क बहुत अच्छी तरीके से करेंगे. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिमेन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. फिफ्थ है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट. मोटिवेशन इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है एम्प्लॉय को. मोटिवेशन इंस्पायर करता है वर्कर्स को कि वो लोग और अच्छे से काम कर सके. वर्कर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है. जिस तरीके से वर्कर्स काम करते हैं, जिस तरीके से एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके काम को ध्यान में रख के उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, जिससे लेबर टर्नओवर कम हो जाता है और कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ने का सोचता भी नहीं है. बिजनेस के एम्प्लॉय अगर मोटिवेट हो गए तो मोटिवेट होने से लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होगा. सिक्स्थ है अचीवमेंट ऑफ गोल. मोटिवेशन से वर्कर्स इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. मोटिवेशन इंड्यूस द वर्कर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. देयरफॉर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिकम्स पॉसिबल. इससे पर्सनल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सकता है. सेवेंथ वाइडर स्कोप. मोटिवेशन का एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, एक ब्रॉड स्कोप होता है. मोटिवेशन इंक्लूड डिफरेंट टर्म्स लाइक नीड, मोटिव, डिजायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर, एगरनेस, टेम्पटेशन एक्सेट्रा. ये सब चीजें मोटिवेशन में इंक्लूड होती है. तो मोटिवेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है. एथ है अडेप्टिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मॉडर्न टाइम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इंडस्ट्रीज में और ऑर्गेनाइजेशन में, जो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को, रॉ मटेरियल और बाकी के फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. वर्कर्स ये सब चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं. उनको मोटिवेट करना होता है, उनको समझाना होता है. जब उनको मोटिवेट करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में और इंडस्ट्रीज में आएगा वो. नेक्स्ट है टूल टू गेट कॉपरेशन. मोटिवेशन गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय. ये हमें पता ही है कि मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉय को. एज अ रिजल्ट दे कॉपरेट टू देयर हायर ऑथोरिटी. इससे क्या होता है, एम्प्लॉय कॉपरेट करते हैं उनके हायर अथॉरिटी से. नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड. मोटिवेशन पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है एम्प्लॉय के अंदर. एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उन्हें रिस्पेक्ट फील होता है उनके स्टाफिंग के लिए. व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स आर सॉल्व्ड दे एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर स्टाफिंग as well as organization.
जब एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उनको रिस्पेक्ट फील होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस तरीके से काम करना एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट लाता है, और जब एम्प्लॉयज डेवलप्ड हो गए तो अल्टीमेटली बिजनेस का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजर हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेस लाइक एम्प्लॉय। मैनेजर चाहता है उसका काम एक लिविंग रिसोर्स करे, जैसे कि एम्प्लॉय फिजिकल रिसोर्स नहीं करे। देयरफॉर टू मोटिवेट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसलिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एम्प्लॉयज मोटिवेट हो गए तो उन लोग अपनी इच्छा से वर्क करेंगे, और ये मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाएगा। नेक्स्ट है हायरार्की नीड बाय मैस्लो। मैन की नीड अलग होती है, हर इंसान की जरूरत अलग होती है। हर इंसान का मेंटल स्टेटस अलग होता है, वैसे ही हर इंसान की नीड अलग होती है। सब एम्प्लॉयज को एक ही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, सबकी जरूरत अलग होती है, तो वो ही जरूरत के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। द ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो had presented hierarchy of need in his article Principle of Human Motivation in 1943। कब प्रेजेंट किया था यह हायरार्की नीड? 1943 में। सच 5 नीड आर अरेंज एज पर देयर प्रायोरिटी, और ये नीड को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। ये कंप्लीट होने के बाद आती है सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड। हम एक एक करके समझते हैं ये नीड का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड। फिजियोलॉजिकल नीड आर बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फिजियोलॉजिकल नीड बेसिक नीड है। बेसिक नीड के अंदर आता है फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। ये सब आता है बेसिक नीड के अंदर। कोई भी इंसान को जिंदा रहना है तो उसको फूड और वाटर तो चाहिए ही होता है। एक भूखा इंसान, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? फूड होगा। जब तक उसको फूड नहीं मिलेगा तब तक वो और कोई चीज की डिमांड करेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? इट मीन्स दैट ही डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू अदर नीड। जब तक उसकी प्राइमरी नीड कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो और किसी नीड को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। प्राइमरी नीड, बेसिक नीड में क्या आएगा? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर थिंग्स। ओके, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक बाकी की नीड नहीं आएगी उसके दिमाग में। सेफ्टी नीड्स, एक बार फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होने के बाद, बेसिक नीड कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि उनको सेफ्टी मिले। जॉब की सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस एक्सेट्रा, ये सब सेफ्टी मिले। इसीलिए एम्प्लॉयज क्या करते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। सेफ्टी पाने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। सच सेफ्टी इज नेसेसरी फॉर मेंटल पीस। अगर उनको सेफ्टी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी, अगर उनको सेफ्टी मिलेगी तो उनको मेंटल पीस मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से वर्क परफॉर्म करने के लिए। थर्ड है सोशल नीड। जब सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाती है, जब सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, तो नेक्स्ट नीड होती है वो है सोशल नीड। सोशल नीड में क्या इंक्लूड होता है? अफेक्शन एंड लव। मैन एक सोशल एनिमल है, उसे लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, फैमिली से, रिलेटिव से, सोसाइटी से।
तो नीड सेटिस्फाइड होने के बाद, सेफ्टी नीड सेटिस्फाइड होने के बाद नेक्स्ट नीड होती है, वो है सोशल नीड। ओके, जहां पे उसको उसके कलीग से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से प्यार मिले, अफेक्शन मिले, ये आता है सोशल नीड में। फोर्थ है एस्टीम एंड स्टेटस नीड। ऊपर की 3 नीड लोअर क्लास नीड बोलते हैं। ऊपर की जो 3 नीड है उसे लोअर क्लास नीड बोलते हैं। एस्टीम एंड स्टेटस नीड आर नोन एज पोजीशन नीड एंड हाई क्लास नीड। एस्टीम और स्टेटस नीड को हाई क्लास नीड बोलते हैं, और इसके पहले की जो 3 नीड थी उसे लोअर क्लास नीड बोलते हैं। ये नीड में क्या आता है, इसमें आता है रिस्पेक्ट मिलना, कलीग से रिस्पेक्ट मिलना, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में रिस्पेक्ट मिलना, रेप्यूटेशन मिलना। ये सब चीजें किस में आती है, एस्टीम एंड स्टेटस नीड में आती है। फिफ्थ है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ऊपर की 4 नीड कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ नीड है, वो है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीड में क्या होता है, देखो हर एक पर्सन चाहता है कि उसको टॉप पोजीशन मिले। One's name is considered with pride and in the best way. His skill is considered with all his best in his own work field. हर इंसान चाहता है कि उसका नाम एक प्राउड के साथ लिया जाए। कोई भी स्किल हो तो उसके पीछे उसका नाम आए। जैसे कि अमिताभ बच्चन को जानते हैं एक्टिंग में, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं क्रिकेट में, लता मंगेशकर को जानते हैं म्यूजिक में। ऐसे हर एक एम्प्लॉय चाहते हैं कि उसके स्किल के पीछे उसका नाम आए, उसको भी टॉप पोजीशन मिले। तो ये किस में आता है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है।